एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल चुका है, यूपीएलटी ग्रेड लगभग 8 साल बाद इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, टोटली इसके लिए लेके आएंगे। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस किस सब्जेक्ट के लिए कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम, सब कुछ। बिल्कुल भी आपको डाउट में नहीं रहना है। सब कुछ आपके सारे डाउट एक्सपर्ट क्लियर करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट फॉर्म भरने से पहले आप इसे कंप्लीट जरूर देखें और हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापक स्नातक श्रेणी, जिसमें कि स्नातक श्रेणी में पुरुष और महिला दोनों अलग अलग होते हैं, उनकी परीक्षा 2025 आ चुकी है। आपकी जो ऑनलाइन डेट है वो 28 यानी कि आज से 28 जुलाई से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है बैंक में फीस जमा करने की, वो आपकी 28 अगस्त है। और उसके बाद अगर आपको किसी भी तरह का एडिट करना है, संशोधन करना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा इन्होंने कुछ दिन दिए हैं। 4/9 तक आप किसी भी तरह का कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो फॉर्म है ये ओटीआर मेथड से फिल किया जाएगा, है ना। जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन होता है उसके थ्रू आपको करना है। अगर आप पहले से भी ओटीआर करके रख ले, जिनका हो रखा है ऑलरेडी, तो वो उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे किसी भी लोक सेवा आयोग के किसी भी पेपर में अभी तक अप्लाई हो करा है, या फिर वो उन्होंने कोई भी एग्जाम दिया है, तो उनका मोस्ट प्रोबेबली ओटीआर हो रखा होगा। उन्हें बस अपने चूज करना है कि अब किस पोस्ट के लिए उन्हें आगे बढ़ना है और अपना फॉर्म फिल कर देना है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आए तो आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब देखो, इन्होंने पूरी यूजर मैनुअल दे रखी है जो नए बच्चे हैं उनके लिए, कि आप कैसे कर सकते हैं। जिनको ओटीआर, अगर ओटीआर नंबर नहीं जनरेट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं, हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब देखिए, जो फीस है वो जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपए है, प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया की 25 रुपए फीस है। यानी कि 125 रुपए का आपका फॉर्म फिल होगा। अगर आप SC ST, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो आपको 40 और प्लस 25 65 रुपए देने होंगे। बाकी जो हमारे दिव्यांग हैं, जो उनको सिर्फ 25 रुपए देने हैं, जो प्रोसेसिंग फीस है सिर्फ वही देनी है। इसी के साथ जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, उनको 65 रुपए देने हैं, वही 40 प्लस 25। और अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये आश्रित हैं, महिला हैं या फिर कुशल खिलाड़ी हैं, तो आपको अपनी मूल श्रेणी के अनुसार देना है। यानी कि महिलाओं को या फिर स्वतंत्रता सेनानियों को इसमें कोई भी स्पेशल डिस्काउंट फीस में नहीं दिया गया है। तो आपको अपनी, अगर आप आरक्षित में आते हैं तो कौन सी आरक्षित है उसके अकॉर्डिंग देना है, और अगर आप अनारक्षित ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देना है, जो आपकी मूल श्रेणी है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें जो रिक्तियां आई हैं, अच्छी सारी आई हैं, 7,466 रिक्तियां आई हैं। राजकीय विद्यालयों में है ये सारी की सारी। कहाँ पे है? राजकीय विद्यालयों में 4,860 पुरुष वर्ग की है और 2,525 है महिला वर्ग की। अगर हम देखें कि दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की भी कुछ रिक्तियां आई है, वो है 81। अब इसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट वाइज जैसे विषयवार है, सबका अलग अलग होगा। और अगर आप बात करें कि सैलरी की, इनके वेतनमान की, तो आप देखिए इनका ग्रेड पे 4600 है। आप समझ रहे हैं कि कितनी सारी जो वैकेंसीज हैं, जो ऑफिसर्स की पोस्ट होती हैं, उसके बराबर इनका ग्रेड पे है। ठीक है, उनके बराबर आपको लेवल 7 की वो मिलेगी। बहुत अच्छी खासी सैलरी आप लोगों के हाथ में होगी। इसलिए बिना देर किए अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या करना है, वो सब हम आपको गाइड करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, जैसे पिछली बार ऐसा हुआ था कि एग्जाम जो होता है इसमें आपको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग करना होता है। तो हम देखेंगे क्या क्या है। इंपॉर्टेंट बात, पहली बात तो आप कोशिश करिए कि अपने फॉर्म को पहली बार में ही बिल्कुल सही करिए, है ना, सही फिल करिए। अपने आप कैंडिडेट डैशबोर्ड पे जाके लॉग इन करेंगे, ओटीआर नंबर डालेंगे, वहां से ओटीआर के बाद एक पासवर्ड आएगा वो डालेंगे, उसके बाद लॉग इन करके आप अपना सारा फॉर्म फिल करेंगे। वैसे वो अगर आपने पहले फॉर्म फिल किया है तो वहीं से सारी डिटेल उठा लेता है। फिर आप अपना
फाइनल सबमिट करेंगे फीस वगैरह जमा करके। इसके बाद भी अगर आपसे नोइंगली अननोइंगली कोई गलती हो जाती है तो आप कोशिश करें 4 नो तक उसमें सुधार कर लें, और उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि ये डेट निकल गई, फिर मैं ऑफलाइन के थ्रू, ऑफलाइन माध्यम से कुछ अपने चेंज कर सकता हूं, नहीं कर सकता। इसलिए अपने फॉर्म को बहुत ध्यान से भरें। अच्छा, बहुत ज्यादा डाउट था कि यूपी टेट है या नहीं है, ये भी हम इसमें क्लियर करेंगे। ऑल्दो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, बट फिर भी कुछ डाउट था, वो बिल्कुल इसने क्लियर कर दिया है कि यूपी टेट की जरूरत है या फिर नहीं है। अगर जो भी, अगर अब भाई वैवाहिक स्थिति के लिए एक से ज्यादा शादियां नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। अब आते हैं हम इसमें, अगर आप देख रहे हैं हिंदी सहायक अध्यापक हिंदी का बनना चाहते हैं, तो जो भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो आपके लिए क्या है कि आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, यानी कि 12th में आपके पास एक तो हिंदी होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, अथवा उत्तर प्रदेश, अथवा लग गया है, उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए आपको। ठीक है, इतनी आपके लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा है एनसीटीई, यानी कि एनसीटीई के थ्रू आपके कहीं से भी बीएड होना बहुत जरूरी है, ये बीएड वालों के लिए ही है। तो आपको हिंदी के लिए, जो बच्चे हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं वो देख लें अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं। अगर आप इंग्लिश से करना चाहते हैं तो आप देखिए किसी भी संस्था से अंग्रेजी विषय साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि, यानी कि इंग्लिश जो आपका साहित्य है उसके साथ आपको ग्रेजुएशन चाहिए इंग्लिश में। इसमें 12th में भी सब्जेक्ट मांगा गया था हिंदी में, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। और प्लस आपको बीएड चाहिए। अगर आप गणित की बात करें तो गणित में भी एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि, यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें आपके पास एक सब्जेक्ट के रूप में क्या होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए। इसमें भी इन्होंने इंटरमीडिएट यानी कि 12th की बात नहीं की है, इंटरमीडिएट की बात सिर्फ हिंदी में की है अभी तक। अगर आप साइंस से भरना चाहते हैं, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, तो आप देखिए विषय के रूप में भौतिक विज्ञान, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी किसी विश्वविद्यालय, मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आपके पास फिजिक्स होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, तो आप विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बच्चों को बहुत डाउट आता है कि हम मैथ्स के लिए एलिजिबल हैं या फिर हम विज्ञान के लिए। तो आप देख लीजिए, अगर आपके पास गणित है एक विषय के रूप में तो आप मैथ्स के लिए एलिजिबल हैं, और अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो आप किसके लिए एलिजिबल हैं, साइंस के लिए। इसके बाद अगर सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आपको क्या चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषय, देखिए उसने आपको चॉइस दे दी है, या तो आपके पास हिस्ट्री हो, या फिर आपके पास ज्योग्राफी हो, या फिर आपके पास पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर इकोनॉमी हो। इन चारों में से अगर आपके पास कोई 2 हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर सोशल साइंस। समझ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन दोनों में से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैम मेरे पास भूगोल है, मेरे पास अर्थशास्त्र है, मेरे पास राजनीति विज्ञान और इतिहास तो है नहीं, अब आप बताइए मैं सामाजिक विज्ञान के लिए कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखिए उसने क्लियर लिख दिया है, इन चारों में से आपके पास सिर्फ 2 विषय में अगर है तो यू आर डेफिनेटली एंड 101% एलिजिबल फॉर सोशल साइंस। ठीक है, बीएड तो मैंडेटरी है ही, है ना, बीएड तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर में आपको बीटेक चाहिए या बीई चाहिए कंप्यूटर साइंस में, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और इनमें से कुछ भी एक हो चलेगा। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम NIELIT। अब ये मत सोचना कि ए लेवल कोर्स चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी नहीं है, और लिखा हुआ है। बीटेक चाहिए जिसमें आपका या फिर ग्रेजुएशन हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर एमसीए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो कंप्यूटर साइंस से, या दूसरा हमें चाहिए डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन बीएड।
बीएड तो चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट वाले में आपके पास ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इन चारों में से कोई एक भी है चलेगा, लेकिन बीएड सेकंड पॉइंट इज कंपलसरी। बीएड तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। तो अगला हम देखते हैं उर्दू। उर्दू में आपके पास क्या होना चाहिए, किसी भी एक विषय के रूप में उर्दू होना चाहिए आपके स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन में। बीएड इज अगेन कंपलसरी। फिर हम आते हैं जीव विज्ञान। अगर जीव विज्ञान की बात करें तो आप देखेंगे कि संस्था से विषय के रूप में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। यानी कि जंतु विज्ञान मेरे ख्याल से जूलॉजी होगा और वनस्पति विज्ञान बॉटनी होगा। इन दोनों के साथ आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, और बीएड इज मैंडेटरी। फिर संस्कृत की बात करें तो किसी स्नातक में एक विषय के रूप में क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए प्लस बीएड। अगर हम कला की बात करें, ड्राइंग से जो लोग सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप देखेंगे एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि और दूसरा हमें किसी भी मान्यता प्राप्त बीएड की उपाधि। इसके अलावा एक और इसमें ऑप्शन दिया गया है, ये होता है संस्था से ललित कला, बीएफए, एक ये डिग्री होती है ना ललित कला। इसमें अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से आपके पास बीएड है जो एनसीटीई के द्वारा मान्यता है, तो आप तब भी एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में आर्ट नहीं है लेकिन आपने ललित कला से ग्रेजुएशन किया हुआ है और बीएड है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइंग। क्लियर। अगर हम बात करें संगीत की यानी कि म्यूजिक की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक विषय के रूप में आपको संगीत की उपाधि चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें कि संगीत विशारद, अगर मतलब देख लीजिए ये, और बीएड तो चाहिए। एक इसमें दिखा है इन्होंने अथवा में लिखा है विधि द्वारा स्थापित या स्नातक उपाधि के साथ भात खंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर भी हैं तो भी आप एलिजिबल है। संगीत विशारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, स्पेशल आपको कोई अंक नहीं मिलेंगे। ये बस एक एलिजिबिलिटी है कि अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा वही आपका बीएड है। क्लियर। मुझे होप है कि जितने मैंने सब्जेक्ट बताए हैं सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप देखेंगे वाणिज्य। वाणिज्य में आपको विज्ञान, मतलब सॉरी विज्ञान मैंने गलती से बोल दिया, वाणिज्य के साथ आपको ग्रेजुएशन चाहिए प्लस बीएड चाहिए। शारीरिक शिक्षा, अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो कहीं से भी आपको स्नातक की उपाधि चाहिए और फिर आपको बीपीएड चाहिए, जो बीपीएड का कोर्स होता है ना फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए, या फिर बीपीई चाहिए। ठीक, इसमें बीएड नहीं चाहिए, बीपीएड और बीपीई चाहिए फॉर फिजिकल एजुकेशन। अगर गृह विज्ञान की बात करें, सहायक अध्यापक चाहे पुरुष हो या महिला हो, होम साइंस के लिए आपको एक विषय के रूप में गृह विज्ञान होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, एक विषय के रूप में गृह विज्ञान। अगर कृषि और उद्यान कर्म में देखें तो आपको किसी भी विश्वविद्यालय से उद्यान कर्म या फिर कृषि में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए और बीएड चाहिए। समझ में आ गया है। हर सब्जेक्ट का बिल्कुल इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है कि हमें क्या चाहिए। अब आप इसको देखने के बाद आपने एक चीज नोटिस की होगी, वो जो एक मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बता दिया था कैसे सरकारी वेबसाइट ने सबको गुमराह किया गया था उसमें, और वो चीज बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कहीं यूपी टेट मांगा है, कहीं भी नहीं मांगा। क्या है, बीएड ही हर जगह मांगा गया है। और मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि क्यों नहीं यूपी टेट वो मांग सकते, क्योंकि भाई यूपी टेट 6 to 8 और 1 to 5 के लिए है और ये हमारी राजकीय के लिए है। ठीक है। एक चीज और देखिए, यहाँ पे इन्होंने नोट में डाला है, सहायक अध्यापक कृषि पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र हैं, क्योंकि उक्त पद की रिक्त केवल पुरुष शाखा के लिए ही है। आप देख रहे हैं, अगर कृषि से आप सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं तो फिर इसमें आप महिला नहीं अप्लाई कर सकती, क्योंकि भाई महिला के लिए पद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, पुरुष के लिए है। ठीक है। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो। यानी कि अगर आप देखें नेशनल एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो या फिर किसी ने सेना में काम किया हो, अगर आपके मार्क्स सब चीजें सब कुछ सेम हो रहा है, देन इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। क्लियर है। उसके बाद इन्होंने ये कुछ पदों के विवरण दिया है जो दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के हैं। इसमें कुछ एलटी ग्रेड के जो जैसे स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालय हैं उसमें कुछ वैकेंसीज हैं। फिर आप देखेंगे मूक बधिर वालों में भी है ना। तो ये प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालय और समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय में जो जो चीजें हैं भर्तियां हैं उनको दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखें, फीस मैंने ऑलरेडी बता दी थी, इसके लिए आपको जरूरी नहीं है।
अब आप आता है पॉइंट कि भाई हमें किस किस चीज की जरूरत है फॉर्म फिल करने के लिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से देखें, हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। अगर जन्म तिथि की बात करी जाए, जो आपके 10th में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट होगी। उसके लिए जन्म तिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख मान्य नहीं होगा। अगर कोई सोच ले कि हम जो है 10th के अलावा अपना आधार कार्ड लगा दें, ये लगा दें डीओबी के लिए, तो वही आपका क्या होगा, आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करें। अपने डीओबी के लिए क्लियर उन्होंने दे दिया है कि हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। क्लियर है? मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यता के संबंध में किए गए दावे की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। देखो इसमें एक पोर्टल पे आपको क्या करना है, अपलोड करने हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जैसे कि जो भी आप दावे लगा रहे हैं उसका प्रमाण पत्र भी कर सकते हैं। अभिलेख संलग्न न करने पर प्रमाण पत्र, अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा। अगर आपने नहीं अपलोड किया तो आपका जो है ये कैंसिल मान लिया जाएगा। ठीक है? अंक पत्र यानी कि मार्कशीट या फिर उपाधि या फिर प्रमाण पत्र, और अपना स्वतः देख लो स्वतः प्रमाणित यानी कि आपको अपने खुद के साइन करने हैं तभी आपका वो माना जाएगा। अगर आप बिना प्रमाणित किए हुए अगर उसको अपलोड कर देते हैं तो भाई आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। सो बी केयरफुल। समाज में दिव्यांग अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संशोधन नियम में जो भी दिए गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रमाण पत्र हैं, चाहे वो चिकित्सा अधिकारी के हो, विशेष चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत हो, वो सब आपको क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। क्लियर? उसी के बाद आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल माना जाएगा। ये नहीं कि आप छोड़ दें। आवेदन पर जमा करने की अंतिम तिथि और भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा में अवमुक्त होना आवश्यक है। जब अंतिम तिथि होगी तो वो होने चाहिए, वहां से फ्री होने चाहिए। ठीक है? फिर उसके बाद आपका इन्होंने लिखा है कि परीक्षा की तिथि, समय और केंद्र आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, उसमें आपका क्लियर लिखा होगा। एक इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, कथा कदाशय या परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार और कोई भी अवांछनीय कार्य करने पर जो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए इस तरह की चीजों में, अनुचित साधनों में ना पड़े। जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी अभी आरओ एआरओ के लिए 1 करोड़ का जुर्माना और जेल रखी थी, अब ये इसी तरह से अब हर चीज में दंड रख रहे हैं कि इस तक कोई भी अवहेलना करने की कोशिश ना करे, किसी भी तरह का कि हम पेपर लीक करा लें, इन सब में ना पड़े। आयोग में सभी समाचार, सभी पत्राचार, परीक्षा का नाम, विज्ञापन और जन्मतिथि, ये सब अनुक्रमांक हो तो उल्लेख अवश्य होना चाहिए अपने सब चीजों का। और नियुक्ति जो होगी वो चयनित अभ्यर्थियों को नियमों के अपेक्षित स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराना होगा, वो उस टाइम पे होगा। 15 गुना ज्यादा बुलाए जाएंगे। ओएमआर पे आपको अपना पेपर देना है, बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। अगर इसमें आप देख रहे हैं नेगेटिव मार्किंग भी है कि कोई भी प्रश्न नेगेटिव मार्किंग उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है यानी कि 0.33 मार्क्स आपके कट दिए जाएंगे। कोई उम्मीदवार अगर एक से ज्यादा उत्तर देता है तो उसे भी गलत मान लिया जाएगा। इसमें उन्होंने दिया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता 35% निर्धारित की गई है। इन श्रेणियों के अभ्यर्थी को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। समझ रहे हो? 35% मिनिमम आपको लाना ही है। जो आपकी मिनिमम एफिशिएंसी है किसके लिए है? ये कुछ श्रेणी जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। इस प्रकार कुछ अन्य श्रेणियों के लिए जो न्यूनतम मानक दक्षता मानक है वो कितना है? 40% है। ठीक है? इन्होंने कुछ अन्य श्रेणियों के लिए अन्य श्रेणियां मेंशन नहीं की हैं, वो बाद में पता चल जाएंगी, उनके लिए। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार अभ्यर्थी अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किए जाएंगे जब उनके द्वारा परीक्षा में किसी स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ रियायत नहीं लिया जाएगा। अगर आपने कहीं भी कोई अपनी कैटेगरी का लाभ लिया है और फिर अगर आप उसमें आते हैं, क्या कहना चाहिए, अगर आप जनरल यूआर में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आपको वो लाभ तभी दिया जाएगा, तभी आप उनकी सीट पे कैलकुलेट किए जाएंगे, तब जब आप उसमें, इन्होंने क्लियर लिखा है कि आपने कोई भी लाभ या रियायत नहीं ली हो जो रिजर्व कैटेगरी को लाभ मिलना है।
ठीक है, अगर वो नहीं लिया है तो आप कंसिडर किए जाएंगे यूआर के लिए। किसी भी तरह का प्रमाण पत्र फर्जी या किसी भी तरह का आपको नहीं लगाना है, उसके लिए आप पे धाराएं लग सकती हैं, आपका कभी भी फॉर्म निरस्त किया जा सकता है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको कैंडिडेट हेल्प डेस्क वगैरह दी गई है, जो उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति है उनके लिए ये प्रमाण पत्र लगाना है, जो पिछड़े वर्ग वाले हैं उनको ये वाला प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है, सब मेंशन है इसमें कि किसमें कौन सा प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है। अगर हम बात करें अब यहाँ पे जो परीक्षा का वो है, क्या कहना है, ये वो है जो खेलकूद वाले खिलाड़ी वगैरह उनको लगाना है ये। अगर अब हम देखें यहाँ पे प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि जो इसका प्री होगा उसमें सामान्य अध्ययन के कैसे आएंगे, वैकल्पिक, वैकल्पिक यानी कि एमसीक्यूज टाइप। जो पहला प्रश्न पत्र है वो 1 होगा। ठीक है, आपका प्रश्न पत्र 1 होगा, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 होगी, 30 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय के 120 प्रश्न होंगे। ठीक है, 30 तो आपके समझ लीजिए जीएस से होंगे और बाकी जो 120 प्रश्न होंगे वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। कुल अंक कितने होंगे, 300 होंगे। 2 नंबर का आपका 2 मार्क का क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप एक गलत करते हैं तो 1/3 इसका 2 नंबर का कट जाएगा। ठीक है, 2 घंटे का हमारा पेपर होगा, सारे एमसीक्यूज होंगे जो हमारे होंगे। और इसके बाद सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला शाखा पद हेतु मुख्य विषय के 4 खंड होंगे। उन्होंने ऑलरेडी उसमें 4 सब्जेक्ट दिए थे ना, उसमें से आपने 2 चूज किए थे, तो वो कह रहे हैं चारों खंड के ही प्रश्न होंगे, आप उनमें से किसी भी 2 खंडों के उत्तर दे सकते हैं। किसमें, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में। क्लियर है? अगर हम देखेंगे मुख्य जो द्वितीय चरण होगा, मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा और उसमें 20 प्रश्न आएंगे। 20 प्रश्न आएंगे, 10-10, कुल अंक होंगे आपके 200। कितने होंगे, 280 प्लस 120। समय अवधि कैसी होगी, 3 घंटे की। ये जो आपका, ये तो दूसरा होगा, दूसरा पेपर मेंस समझ लीजिए आप, ये उन्हीं का होगा जो प्री क्वालिफाई करेंगे। इसमें अगर हम देखते हैं तो आधार आपके पाठ्यक्रम के आधार पर मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन कैसे किया गया है, इन्होंने 2 खंडों में विभाजित होंगे। कुल प्रश्न, अगर खंड ए की बात करें तो इसमें 10 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे और लघु उत्तरीय होंगे। सिर्फ लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसका 125 वर्ड होगा। 125 वर्ड में आपको आंसर करना होगा और एक जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होगा, 8 का होगा। तो अब 10 क्वेश्चन है तो 10 इंटू 8 हो गए, 80 नंबर का आपका ये पार्ट हो गया, यानी कि पार्ट ए। पार्ट ए हो गया 80 नंबर का। अगर हम बी की बात करें तो इसमें होंगे 10 क्वेश्चन, इसमें भी 10 क्वेश्चन है, लेकिन ये कैसे होंगे, दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप। ये शॉर्ट है और ये होंगे लॉन्ग, लॉन्ग होंगे और एक 12 नंबर का होगा। तो आपका बी हो गया 120 का जो लॉन्ग होंगे। बात क्लियर हो रही है, कोई डाउट तो नहीं है? मेंस में हमारे 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर ए की बात करें तो ए हमारा कैसा होगा, शॉर्ट होगा, शॉर्ट आंसर। ये 8 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का एक होगा तो 80 हो गए। और बी हमारा होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इनकी लिमिट 125 वर्ड होगी और इसकी होगी 200 वर्ड, यानी कि 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन होगा 12 का, 12 इंटू 10 यानी कि 120 और ये टोटल हो गया 200 नंबर का। ठीक, 200 नंबर का 3 घंटे का होगा। क्लियर है? फिर ये आता है जो दिव्यांग और सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत आए हैं उनका उनका परीक्षा योजना उनकी ये है। इसमें भी आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 130 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के होंगे और 120 क्वेश्चन सेम वैसे ही होंगे, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा और ये 300 अंक का पेपर होगा। फिर ये भी प्रश्नों की संख्या अगर मेंस की बात करें तो 10-10 होंगे और ये भी 80 और 120 यानी कि ये 8 लघु उत्तरीय होंगे और ये कैसे होंगे, दीर्घ उत्तरीय होंगे, बिल्कुल सेम होगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र में आपसे ये ब्रेल लिपि और ये सब भी एक चीज ऐड हुई है। ठीक है, ये आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जिसकी अगर कोई किसी इस वाले विभाग में अप्लाई कर रहा है तो। ठीक, अगर हम आगे देखें, ये हमारा आता है सिलेबस। सिलेबस हर एक का बिल्कुल अलग अलग है, सबका अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस है। जिसका जो सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसका है ये सिलेबस। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे देखें तो जैसे भूगोल का है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में उन्होंने 4 सब्जेक्ट दिए थे, हर एक का सिलेबस है। यहाँ देखेंगे भूगोल, भूगोल में इन्होंने जो आपका भूगोल है, भौतिक भूगोल है, उसके बाद है स्थल मंडल, स्थल मंडल है और वायुमंडल है, जल मंडल है, जैव मंडल, मानव भूगोल, मानव विकास, आर्थिक भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल है, कृषि से रिलेटेड है।
ठीक, फिर अगर इतिहास की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसकी वीडियोस हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी हैं, ये सब आप वहां से देख सकते हैं। अगर हम आगे बात करें, इसको हम थोड़ा अगर आपको डिटेल किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में सब कुछ एक बार बता देती हूँ, ताकि किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो उसे प्रॉब्लम ना हो। और जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। मौर्य काल के बारे में, चोल राज्य, स्वदेशी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, यानी कि मेडाइवल हिस्ट्री है ये। इकोनॉमिक्स आप देखेंगे तो अर्थशास्त्र, उपभोक्ता व्यवहार, मांग, उत्पादन, बाजार की प्रकृति, वितरण, मुद्रा बैंक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति, सार्वजनिक आर्थिक विकास, ये नागरिक शास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक राजनीतिक विचारक, भारतीय शासन की राजनीति, भारत प्रशासन, भारतीय विदेश विदेश नीति, कम है भाई नागरिक शास्त्र का। और अगर अब हम देखें विज्ञान, विज्ञान में भौतिकी यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड आएंगे। इसमें देखो सब चीजें हैं, जो भौतिक आपका 12th ग्रेजुएशन लेवल तक का है, सब कुछ आएगा। फिर इसके बाद अगर हम साइंस में आगे बढ़े तो ये है ऊष्मा, यानी कि लाइट से रिलेटेड ऊष्मा, तरंग और दोलन, प्रकाशिकी, विद्युत एवं चुंबक और आधुनिक भौतिक। रसायन, रसायन विज्ञान की बात करें तो इसमें आता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में से भी बी पार्ट इसका रसायन से आएगा। जो साइंस विज्ञान वाले हैं उनको भौतिक और रसायन दोनों से आएंगे। ठीक है, ये देखेंगे सब कुछ इसमें से आएगा। इंफ्रारेड तत्वों की गुणवत्ता, रासायनिक आवर्धन, कोऑर्डिनेशन, जैव अपचय, ये सब आपके आ जाएंगे। फिर अगर हम बात करें जीव विज्ञान की तो उसमें सारा आपका जंतु विज्ञान और जो जूलॉजी और बॉटनी है दोनों से रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, ये वनस्पति विज्ञान आ गया। देख लेंगे लाइकेन, जीवाश्म, अनावृति, कोशिका विज्ञान, ये सब। अगर गणित की बात करें तो बीज गणित, वास्तविक विश्लेषण, सदिश विश्लेषण, संकलन, ये सारे कुछ आपके आ रहे हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश वाला सिलेबस देख लें और परेशान ना हो, उसमें से आपको मिल जाएगा। ये है वाणिज्य का। फिर आ जाता है गृह विज्ञान का। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिसको डिटेल चाहिए सिलेबस का, वो हमें कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लिख दे। ये संस्कृत का हो गया। ठीक है, फिर देखो ये है इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर में क्या क्या पूछा गया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक, फिर उसके बाद है ये संगणक। उसके बाद आपका आता है संगीत, फिर शारीरिक शिक्षा। फिर यहाँ पे आपके आते हैं सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम। जो सामान्य अध्ययन वाला पार्ट था ना, जो जीएस के 30 क्वेश्चन थे, इसमें आप देखेंगे भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये कंपलसरी है सबके लिए। भारत का विश्व का भूगोल, यानी कि ये आपका ज्योग्राफी हो गया है, राजनीति हो गया है, अर्थव्यवस्था हो गया है, ये सभी कुछ आ रहे हैं इसमें भी आप देखें तो। ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारतीय कृषि, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित एवं हाई स्कूल स्तर तक का मैथ्स, सब कुछ आ रहा है। क्लियर। तो अगर आप ये है नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है कि किसमें किसकी कितनी है। अगर आप देख लें तो हिंदी हिंदी की 568 है, इंग्लिश की 540 है, गणित की 556 है, विज्ञान की 764, सामाजिक विज्ञान की 561। इस तरह से सबकी दी हुई है। कृषि की 14 है और 14 की 14 मेरे ख्याल से पुरुष वर्ग की है, क्योंकि उसमें उन्होंने दे रखा था ना ये कि पुरुष वर्ग महिलाओं के लिए नहीं है, वो नहीं है, कोई कृषि की कोई भी पद नहीं है, उन्होंने स्पेशल लिख के डाला था, है ना। तो ये हमारी सारी पदों की संख्या है। इसी के साथ हमारा ये विज्ञापन आ चुका है। अब आप बहुत ध्यान से अपना फॉर्म फिल करिए। किसी भी तरह का कोई डाउट आ रहा है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इस और हमारे चैनल को जो भी आपके बच्चे आपके फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो नए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें।